गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 1 मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन पढ़ रहे हैं। आज हेडिंग है हमारा वास्को डी गामा सन 1460 से 1524 की बात में। चलिए तो बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं। जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुंचने का पूर्वी समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लगे थे। जब कोलंबस ने नए संसार की मतलब उन्होंने जब संसार की खोज के लिए एक ऐसे संसार की खोज में निकल पड़े, तब उन्होंने पुर्तगाली भी उस समय भारत तक पहुँचने का जो पूर्वी रास्ता था, पूर्व दिशा की ओर जो समुद्री रास्ते के माध्यम से खोजने की उन्होंने भी कोशिश में लगे रहे। वास्को डी गामा ने सन 1497 में अपनी यात्रा शुरू की और केप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात उस समय तक अनजान दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंच गए। ये वास्को डी गामा के द्वारा सन 1497 में अपनी यात्रा वो शुरू की और वे जो केप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात इन जगह पर जब उन्होंने पहुंचा तो उस समय तक अनजान जो कि कौन से दक्षिण में जो अटलांटिक महासागर की तरफ वो बढ़े और कहाँ पहुंच गए, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर वो पहुंच गए। यह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी। ये उस समय जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी उस समय की ये सबसे लंबी यात्रा थी। इस समय उसके साथी बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करने लगे, किंतु वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए अडिग था और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंच गए। जब उनके सहयोगियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कुछ उसके सहयोगी जो थे, साथी जो थे, वो क्या हो गए, बीमार होने लगे और साथ ही साथ वो वापस पुर्तगाल लौटने के लिए उनको वापस जाने के लिए वो बोलने लगे। लेकिन वास्को डी गामा वो आगे बढ़ने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते थे। वो जो दुनिया के बारे में उसे देखना और जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अफ्रीका के दक्षिण जो छोर थे केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए उत्तर के कौन से जाम्बेजी नदी तक वो पहुंच गए। यहाँ उन्हें स्वर्गीय बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसमें नाविकों के हाथ पांव सूज गए और दांत गिरने लगे। एक बहुत भयानक बीमारी थी जो स्कर्वी नामक की जिससे नाव जब वो लंबी सफ़र कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा और मोजाम्बिक के नज़दीकी उसके अरब व्यापारी मिले। जब वो आगे बढ़ते गए, विभिन्न कठिनाइयाँ जो समस्याएं थी उन समस्याओं को पार करते हुए जब वो आगे पहुंच गए और वो अपने नज़दीक के अरब व्यापारी से जा मिले। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के उत्साह को बढ़ाया और अंततः तमाम मुश्किलों से भरा लंबा सफ़र उसने 20 मई सन 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर पूरा किया। तो इस तरीके से जो वास्को डी गामा का जो सफ़र था वो बहुत ही लंबा था। तो वो अरब व्यापारियों जब वास्को डी गामा जब वहाँ पहुँचे, भारत पहुँचने, तो पहुँचने के उत्साह को उन्होंने किया, बढ़ावा दिया और बढ़ाया जो उनकी खुशी थी। और साथ ही साथ अंततः हुआ, जो मुश्किलों भरा जो लंबा सफ़र जो था, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्याओं के बाद वो आगे निकले। कब? 20 मई सन 1498 में वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सी कालीकट जगह थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। इस तरह से उसने यूरोप में एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप के लिए पूरब से और विशेषकर भारत के व्यापारी का रास्ता खोल दिया। तो इस तरीके से जो उनके एक नए समुद्री मार्ग की जो उन्होंने खोज की, जिससे मिला उनको, यूरोप से जो एशिया के जो समुद्री मार्ग थे उसका उन्होंने रास्ता निकाल लिया तथा रास्ता ढूंढकर किसके लिए, यूरोप के लिए पूरब से और विशेषकर कौन से, भारत के लिए व्यापार का रास्ता उन्होंने खोल दिया।
समुद्री यात्रा के कारण मानचित्र कला से विज्ञान बन गया। तो इस तरीके से जो समुद्री यात्रा के कारण जो मानचित्र था वो कला से कौन से में बदल गया, विज्ञान बन गया। अब आगे देखते हैं 15वीं शताब्दी के दौरान मानचित्र कला में नए युग का शुरुआत हुआ। जो ये 15वीं शताब्दी का जो दौरान था उस स्थिति में जो मानचित्र कला में एक नए परिवर्तन या वो मानचित्र बनाने का एक नया सूत्रपात शुरू हुआ, नया एक आधार शुरू हुआ। उसका आधार था टॉलमी रचित पुस्तक जियोग्राफिया। इन पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी से दुनिया में एक नए उत्साह का संचार हुआ। तो जो ये मानचित्र का जो नए कहना चाहिए जो जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें टॉलमी रचित द्वारा जो पुस्तक जो कौन थी, जियोग्राफिक, जो कि दुनिया में लोगों को एक संचार की ओर, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित मिला या नया रास्ता मिला। मानचित्र रचना के लिए नए नए स्कूल स्थापित हुए। जो मानचित्र की जो रचना थी उसे किस तरीके से, तो उसके लिए नए नए स्कूल स्थापित किए गए, जैसे इटली का स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, जर्मन स्कूल आदि। तो इस तरीके से क्या है, नए नए स्कूलों की स्थापना हो पाई। यह खोज नक्शे और उसके महत्व को लोकप्रिय बना दिया। जो नक्शे की जो महत्वता थी, उसकी जो लोकप्रियता थी वो क्या है, और ही अधिक बढ़ती ही चली गई। अरब वासियों ने भूमध्य सागर से भारत आने का रास्ता खोज रखा था, इसलिए पश्चिमी यूरोप के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग खोज की शुरुआत की। तो अरब वासी थे, अरब के रहने वाले जो लोग थे वो भूमध्य जो कि भारत के मध्य में, उस सागर से क्या है भारत आने का उन्होंने रास्ता खोज रखा था, मतलब उनको मिल गया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, पश्चिमी यूरोप के व्यापारियों ने क्या किया, भारत से जो पश्चिमी यूरोप के जो व्यापारी थे, व्यापार करने वाले लोग, तो भारत से व्यापार करने के लिए वो नए मार्ग की खोज करने की उन्होंने शुरुआत की। तो जिस तरीके से यहाँ पे मानचित्र में आप देख सकते हो कि जो वास्को डी गामा की यात्रा किस तरीके से यहाँ पुर्तगाल से उन्होंने सफ़र करते करते क्या है पूरे दक्षिणी छोर से पहुँचते हुए तब उन्होंने कौन से का हमने पढ़ा था, कालीकट तक उन्होंने पहुँच करके एक नए मार्ग की उन्होंने खोज की। तो आप इन चीज़ों को मानचित्र में देख करके भी समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं 16वीं शताब्दी में हॉलैंड एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। उसने समुद्री वर्चस्व और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ मानचित्र निर्माताओं को भी बड़ी सफलता प्रदान की। ये हमने पीछे जो देखे तो वो 15वीं शताब्दी की बात में थी। अब एक है 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि हॉलैंड की एक प्रमुख हॉलैंड जो था एक क्या है व्यापारिक केंद्र, मतलब विभिन्न कहना चाहिए देश विदेश के लोग वहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे, इसलिए जो हॉलैंड था वो एक क्या बन गया था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। उसने समुद्री वर्चस्व और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ मानचित्र निर्माताओं को भी बड़ी सफलता प्रदान की। जिस तरीके से एक नए व्यापारिक केंद्र की तो स्थापना हो गई, एक केंद्र बन गया जिसमें, लेकिन साथ ही साथ क्या होने लगी कि उसने क्या किया कि जो समुद्री वर्चस्व मतलब जिसको कहना चाहिए उसका अधिकार या अपना क्षेत्र समुद्री वर्चस्व को और साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि के लिए व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा या उसको बढ़ाया जा सके, इसके साथ साथ क्या होने लगा कि जो मानचित्र निर्माताओं जो मानचित्र का निर्माण करते हैं को भी क्या मिली, बड़ी सफलता प्रदान की गई उन्हें। उनमें से एक थे डच मानचित्रकार फादर गेराडास मार्केटर सन 1512 से 94, जिन्होंने पिछले कार्यों की जांच की और नक्शों पर अधिक काम किया। तो ये जो मानचित्रकार थे उन्होंने जो पिछले जो कार्य किए थे या जो बनाए गए थे मानचित्र उनकी उन्होंने जांच की और नक्शे पर उन्होंने सबसे अधिक कहना चाहिए अधिक से अधिक जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा उन्होंने नक्शों पर काम किया। उसका कार्य
उसका कार्य मार्केटर प्रेक्षण के नाम से जाना जाता। उनका जो कार्य था वो क्या था, किसके नाम से, मार्केटर प्रेक्षक, उसकी जांच पड़ताल करने वाले के नाम से वो जाना गया। दुनिया के नक्शे का उपयोग हम प्रक्षेप के आधार पर कर रहे हैं। नाविकों ने आरंभ में नक्शे का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। जो नाव चलाने वाले जो नाविक थे वो शुरुआती दौर में क्या किए, नक्शे का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, एक रास्ता साफ किया। एक उनके माध्यम से क्या हुआ कि किस तरीके से जो समुद्री मार्ग थे या जो उसे किस तरीके से नक्शे में शुरुआत की जा सकती, उसको कैसे बनाया जा सके, उन्होंने एक नए मार्ग की शुरुआत की। अब आगे देखते हैं उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना। यूरोपीय नाविकों ने सुदूर महाद्वीपों और देशों का पता लगाया। जो यूरोप के जो नाविक थे उन्होंने दूर दूर के क्या है महाद्वीपों और देशों का पता लगाया। वहाँ पहुँचने से समुद्री मार्ग ढूंढे। वहाँ पहुँचने मतलब इन नए नए दूर दूर के जो क्षेत्र थे, महाद्वीप थे उन या फिर देश जो थे, उनको पहुँचने के लिए उन्होंने नए नए समुद्री मार्ग की खोज भी की, पता लगाया। साथ ही यह भी पता लगाया कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और एशिया साधन संपन्न है। साथ ही उन्होंने ये भी पता लगाया कि जैसे कि अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हुआ और एशिया जो कि साधन, वहाँ पे साधन कैसे हैं, संपन्न है, भरे पूरे हैं। मानचित्र के सहारे इन क्षेत्रों के संसाधनों, जलवायु और लोगों के बारे में यूरोपीय शासकों को जानने की ललक ने कालांतर में उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। जब ये सब चीज़ें वहाँ की चीज़ों का जब पता लगाया, उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो क्या हुआ कि मानचित्र के सहारे जो इन क्षेत्र के जो संसाधन थे, जो प्रकृति पर जो भी संसाधन या भूगर्भ के अंदर जो संसाधन प्राप्त हो रहे थे, तो उन संसाधनों और फिर जलवायु और लोगों के बारे में क्या है, जो यूरोप के जो शासक थे, शासन करने वाले थे, वो उन्हें जानने की ललक शुरू हो गई। और यहीं से क्या हुआ, उपनिवेशीकरण। जो कि आप उपनिवेशीकरण का मतलब आप पिछले हिस्ट्री में आप समझ चुके हैं कि उपनिवेशीकरण क्या होता है। जो कि एक शक्तिशाली देश क्या करता है, दूसरे देश पर संसाधन, वहाँ के कमज़ोर देश के संसाधन, वहाँ के लोगों पर क्या है, एक तरह से एकाधिकार करता है और वहाँ की चीज़ों का वो क्या करते हैं, दोहन करते हैं। तब वैज्ञानिकों और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय के जो शासकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों और किसको, मानचित्र बनाने वालों को उन्होंने विश्व के जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर वो नक्शा बनाने के लिए उन्हें भेजा गया। इन समूहों ने महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान और नदियों को पार किया और आंतरिक भागों के बारे में एकत्रित ज्ञान को मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशिक शक्तियों तक पहुंचाया। तो इस तरीके से जो यूरोप के शासकों ने क्या किया कि अपने जो भी वैज्ञानिक थे, मानचित्रकार थे बनाने वाले, उन लोगों को उन जगहों पर उन्होंने भेज दिया, जैसे कि महाद्वीप हो गए, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान, इस तरह के तमाम चीज़ जो जगह थे उन सारे चीज़ों को उन्होंने जो भेजे थे, वहाँ के जो वैज्ञानिक अपने जगह से वहाँ के उस क्षेत्र को या उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक संरचना थी, बनावट थी, उस बनावट को वो क्या है एकत्र करके उन्होंने मानचित्र के माध्यम से किसके पास, उपनिवेशिक जो शक्तियाँ थी, ताकत थी, जिसका शासन चल रहा था, उनके तक उन्होंने पहुँचाया। इन क्षेत्रों पर वे अपना शासन स्थापित कर इन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। तो इस तरीके से जो उपनिवेशिक शक्तियाँ थीं वो क्या करते थे कि अब इन क्षेत्रों के जो भी क्षेत्र थे वहाँ पे किसके माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से उनको जानकारी मिल गई, प्राप्त हो गई। तो इस आधार पर वो क्या करने लगे, अपना शासन स्थापित, मतलब जहाँ उन्हें संसाधन जो प्राप्त हो के बारे में पता चला, तो उन जगहों पर वो अपना शासन स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ उन क्षेत्रों के जो भी संसाधन थे उसका वो क्या करना चाहते थे, उपयोग करना चाहते थे।
तो इस तरीके से उन्होंने वैज्ञानिकों और मानचित्र निर्माताओं का उपयोग किया। जिस तरीके से आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि भारत ब्रिटिश कालीन मानचित्र, तो ब्रिटिश कालीन के जो मानचित्र थी वो इस तरीके से बनाई गई थी। जब ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने लगे थे तब उन्होंने यहाँ के आंतरिक स्थानों के नक्शे बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होने लगे कि जो ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित, ब्रिटिश जो थी वो भारत में अपनी शक्ति को स्थापित करने लगी और उन्होंने वहाँ के जो आंतरिक स्थान थे, मतलब उन क्षेत्रों के अंदर जो भी आते थे उन स्थानों के क्या बनाने शुरू कर दिए, नक्शे बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे देश का सर्वेक्षण किया और मानचित्र बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नामक विभाग की स्थापना की। तो इस तरीके से जो कहना चाहिए जो शासक थे उन्होंने क्या है, आंतरिक भागों पर, आंतरिक क्षेत्रों पर उन्होंने जाने के लिए नक्शा बनाना शुरू किया ताकि वो पूरे देश के जो उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण मतलब सर्वे कराया कि किस वहाँ के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पे किन किन चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हैं, जो वहाँ के प्राकृतिक संरचना है या संपदा है वो उसके बारे में भी उन्होंने पता लगाया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे देश का क्या किया, सर्वेक्षण किया, पता लगाया और मानचित्र बनाने के लिए क्या किया, सर्वे ऑफ इंडिया नामक की एक विभाग भी उन्होंने स्थापित की। जेम्स रेनल को सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। उसने भारत के पहले सर्वेक्षण पर आधारित नक्शे तैयार करे और इन्हीं के द्वारा जब जेम्स रेनल को क्या बनाया गया, सर्वेयर जनरल जब नियुक्त किया तो उन्होंने भारत के पहले प्रथम कहना चाहिए सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने एक नक्शा तैयार करवाया। अब आगे देखते हैं, सन 1802 में विलियम लैम्बर्टन ने विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू करवाया जिससे हिमालय की ऊंचाई और लंबाई निर्धारित की गई। तो ये कब, 1802 में, किसके द्वारा, विलियम लैम्बर्टन के द्वारा उन्होंने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण थे उनका सर्वेक्षण उन्होंने करवाया, जो कि क्या थे, जैसे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत है तो ऊंचाई के आधार पर उन्होंने क्या है, ऊंचाई और लंबाई निर्धारित करवाई कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके नीचे के जो क्षेत्र हैं, भूभाग है या समुद्र तल से कहना चाहिए जो ऊंचाई थी, उन सारी चीज़ों का उन्होंने लंबाई के आधार पर पता लगाया। वे सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पूर्ण किया। ये सर्वेक्षण जो थी क्या है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई और लंबाई निर्धारित की गई, जो किसके आधार पर, सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसे पूर्ण किया गया, मतलब उनके जो कार्य थे उनको आगे उन्होंने पूर्ण किया। इसी सर्वेक्षण से विश्व के सबसे ऊंची चोटी का पता चला जिसे आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आज सभी क्या है इस नाम से इसको जानते हैं, जो किसको सर्वेक्षण किसके द्वारा, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पूर्ण किया था 1802 में, किसके द्वारा, विलियम लैम्बर्टन ने, जो कि एक सर्वेक्षण शुरू करवाया था। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस सर्वेक्षण में पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। जब ये सर्वेक्षण किए गए थे उसमें पहली बार कौन सी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की गई, उनका प्रयोग किया गया। यह सर्वेक्षण मद्रास चेन्नई से प्रारंभ हुआ क्योंकि सभी जगहों की ऊंचाई से यहाँ के समुद्री सतह से मापी गई। ये कहा गया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया कि समुद्री जो सतह होती है वहाँ से जो ऊंचाई होती है उसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो यह सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया, मद्रास के चेन्नई से शुरू हुआ क्योंकि कहा गया सभी जगहों की ऊंचाई, जो सभी जगह है उस जगहों की ऊंचाई यहाँ के समुद्र सतह से क्या की गई, नापी गई। अब आगे देखते हैं, मानचित्र की सबसे अधिक आवश्यकता युद्ध के समय नेताओं को होती थी। सबसे अधिक जो मानचित्र की जो आवश्यकता जो थी वो किसको, जो युद्ध के समय किसको, सेनाओं को। दोनों विश्व युद्धों में इसका प्रयोग किया गया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया।
कई सरकारों ने इस प्रकार के नक्शे गुप्त रखने की कोशिश की ताकि दुश्मन उनका उपयोग ना कर पाए। जो नक्शे तैयार किए गए थे तो क्या करते, कई सरकार जो थी वो क्या कि इस प्रकार के नक्शे को गुप्त रूप से, मतलब किसी को भी पता ना चले, वो इस तरीके से उन नक्शों को गुप्त रखने की कोशिश की ताकि जो सामने जो दुश्मन है उसे इसके बारे में जानकारी ना हो सके। आज ये मानचित्र उपग्रह की सहायता से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम व जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक के विकास के कारण बहुत कम समय में और बारीकी से तैयार किए जाते हैं, जो कि क्या है, किसके माध्यम से, तकनीकों के विकास के कारण ये सब क्या है हो पाया और इसे तैयार भी किए जा रहे हैं और इनका उपयोग नियोजित विकास के लिए किया जा रहा है। मतलब किसी चीज़ को सही तरीके से आगे क्रमबद्ध आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब सरकारों के लिए मानचित्र गुप्त रखना भी क्या हो गया है, मुश्किल है। उसे छुपा करके, जो मानचित्र बनाया गया है उसे छुपा करके रखना भी कैसा हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब आगे देखिए नक्शे का प्रयोग। जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाए गए और उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जैसे व्यापार, नौकायन, विजय अभियान, युद्ध आदि। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पेज में भी जाने कि किस तरीके से जो मानचित्र का इस्तेमाल किस कहाँ किन किन जगहों पर और किस तरीके से किया जाता था उसके बारे में। तो जो मानचित्र जो बनाए जाते थे या नक्शे जो तैयार किए जाते थे वो क्या है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न मतलब उपयोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि व्यापार के लिए, नौकायान में भी किया जाता था, जो विजय अभियान में भी किया जाता था और साथ ही जो युद्ध होते थे वहाँ पे भी नक्शों का इस्तेमाल किया जाता था। नक्शों का प्रयोग देश के विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता था। जो नक्शे जो होते थे वो किसके लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास लाने के लिए इन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। योजनाकारों को एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती थी। अगर जो योजनाकार होते, जो बनाने वाले योजनाकारों को क्या है, एक क्षेत्र की अगर किसी भी समस्याएं होती थी या जो भी कठिनाइयाँ होती थी तो वो क्या करते थे, वो नक्शे की मदद लेते थे नक्शे में, क्योंकि जो कि नक्शे में विभिन्न जगह के क्षेत्र संसाधन होते थे या जो भी पर्वत हो गए, जलवायु हो गए, वहाँ के पर्यावरण हो गए, तो इन सारी चीज़ों को समझने में उन्हें क्या होती थी, मदद मिल सकती थी। तो जो योजनाकार होते, योजना बनाने वाले जो होते थे, उन्हें जब समस्या है तो इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जाती। जो संसाधन होते थे उसकी खोज के लिए भी क्या किया जाता, नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था। वर्षा, भूजल और नदियों जैसे जल संसाधनों को नक्शे के द्वारा दिखा सकते थे और नक्शों की तुलना कर सकते थे। किसमें, वर्षा हो गए, भूजल हो गए और नदियों जैसे जो भी जल संसाधन होती थी उसको भी नक्शे में दिखा सकते थे। इस तरह वे तरीके पहचाने जा सकते हैं जिससे कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा सके, जैसे नदी, बांध या भूजल से, ताकि सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस जो नक्शा जो तैयार होता था उससे विकास की ओर भी बढ़े और साथ ही साथ क्या है, नए नए क्षेत्रों में जहाँ कोई समस्याएं होती थी उन समस्याओं को उपलब्ध कराने में भी सुविधा हो सके। जैसे कि यहाँ पे नदी के हो गए, बांध हो गए तथा भूजल के, ताकि सभी जगहों पर क्या मिल सके, पानी मिल सके। इस तरह हम नक्शे की मदद से कृषि विकास योजना, मतलब कृषि के अंतर्गत जो विकास योजनाएं होती हैं उसको, नए उद्योग, सड़क, अस्पताल और स्कूल का निर्माण भी कर सकें। तो हमें क्या है, नक्शे के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, जानकारी प्राप्त होती है। या जहाँ भी हम नक्शे की मदद से इन सारी चीज़ों की, जैसे कि यहाँ कृषि हो गए, नए उद्योग हो गए, अस्पताल हो गए, इस तरीके से जो भी
समस्या है उन समस्याओं का निपटारा भी हम कर सकते हैं। नक्शे का प्रयोग कंपनियां अपने काम को बढ़ाने के लिए करती हैं। जो नक्शे का जो इस्तेमाल है, प्रयोग होता है, वो क्या है, कंपनी अपने जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए करती है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल कंपनी अपने नेटवर्क का प्रसार करना चाहती है। इसके लिए गांव और कस्बे के नक्शे तथा पहाड़ियों और वनों के नक्शे की मदद से माइक्रोवेव टावरों को बना सकती है। तो जिस तरीके से एक आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि आज की जो दुनिया है, मोबाइल की जो एक बहुत ज़्यादा है एक टेक्नोलॉजी जो कि आगे बढ़ चुकी है। तो वो क्या है, मोबाइल कंपनी क्या करती है, अपने नेटवर्क का प्रसार करती है, उसको किस तरीके से फैलाना चाहती है, उसके लिए वो किसी भी या कहीं भी गांव और कस्बों या किसी भी क्षेत्र के नक्शों या पहाड़ियों या फिर वनों को वो वनों को क्या है, किसकी मदद से, नक्शे की मदद से अपने जो नेटवर्क है, अपने जो कहना चाहिए प्रसार है, जैसे माइक्रोवेव टावरों को, जैसे टावर जगह जगह पर लगे रहते हैं, उन टावरों को वो बना सकती है। तो नक्शे का जो इस्तेमाल है या नक्शे का प्रयोग है वो बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जिसकी मदद से एक क्या है, जो आधुनिक युग है उसमें नक्शे का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय उत्तर दिशा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानचित्र के क्या उपयोग हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।